बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये बेटे हम सबसे पहले इको को डिस्कस करेंगे, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक फिनोमिना है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स को देखेंगे। इसी तरह से फिर नॉइज़ पोल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते होते हैं। नंबर 1 जी, इको आर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो बेटे जो इको का फिनोमिना है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कई ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स आती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि जब हम कोई किसी जगह पे खड़े होके किसी हॉल के अंदर, किसी स्कूल के हॉल में या फिर किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग के थोड़ा सा दूर, थोड़े से डिस्टेंस पे जब हम क्लैपिंग करते हैं या फिर कोई लाउड साउंड जो है वहाँ पे उसके साथ बात करते हैं, तो वही आवाज़ जो है वो लौट के हमें थोड़ी देर के बाद दोबारा सुनाई देती है। तो ये जो फिनोमिना है इसको इको कहते हैं, यानी कि आवाज़ का दोबारा सुनाई देना जो है इसको इको कहा जाता है। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है। अच्छा, तो इको क्या चीज़ है जी? इको ये है कि व्हेन साउंड वेव्स फॉल on the surface of a medium, they bounce back into the first medium. When sound waves fall on the surface of a medium, they bounce back into the first medium. This phenomena is known as echo, which is due to the reflection of sounds. अच्छा, आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि इको का जो फिनोमिना है, जब हम नॉर्मल अंदाज़ के अंदर आपस में गुफ्तगू करते हैं या जब नॉर्मली हम बोलते हैं तो हर दफ़ा इको प्रोड्यूस नहीं होती। इको जो है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही प्रोड्यूस होती है, या इको जो है वो बहुत कम हमें सुनाई देती है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इको प्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाए तो इको प्रोड्यूस होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो इको प्रोड्यूस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसने साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करना है, और यहाँ पे ये सोर्स ऑफ साउंड है। यहाँ से कोई किसी भी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस करवाई जा रही है। ये साउंड वेव्स क्या करेंगी? ये साउंड वेव्स डेफिनेटली इधर हर तरफ मूव करेंगी, लेकिन ज़ाहिर है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ भी मूव करेंगी। जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होंगी, टकरा के इससे वापस आएंगी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन या इसकी वजह से इको प्रोड्यूस जो होगी वो एक ख़ास कंडीशन के तहत होगी। वो क्या? वो ये कि कोई भी साउंड जो हम बोलते हैं या कोई भी साउंड जो किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है, उसकी जो सेंसेशन है वो हमारे कान के अंदर 0.1 सेकंड तक रहती है। अगर आवाज़ इस टाइम से पहले 0.1 सेकंड से पहले किसी दीवार से या किसी भी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी तो उसके लिए इको जो है उसका एहसास हमें फिर नहीं होगा। टाइम जो है वो 0.1 सेकंड का पूरा होना ज़रूरी है। अच्छा जी, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। नॉर्मली वैसे तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो है वो 333 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर 340 मीटर पर सेकंड जो है वो बेटे अगर हम स्पीड ऑफ साउंड लें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। ये मैंने इसको एस डैश लिखा हुआ है। इसकी भी एक वजह है। एस डैश इज़ इक्वल टू वी टी। वी की वैल्यू क्या है? स्पीड ऑफ साउंड 340, और इसके साथ जो टाइम है, टाइम की वैल्यू 0.1। ये मैंने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 34 मीटर आंसर आ गया। तो आपको क्लियर इको सुनने के लिए साउंड वेव्स का कम से कम 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी है। जब साउंड 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और दोबारा फिर वही वेव्स आके आपके कानों तक पड़ेंगी आके, तो फिर आपको क्लियर इको जो है वो बेटे सुनने को मिलेगी। अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस साउंड वेव्स ने कवर करना है 34 मीटर्स। अच्छा, अगर यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड से साउंड वेव्स मूव करें और यहाँ तक जाएं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस, क्योंकि आप इधर खड़े हैं, लेट्स से कि आप इधर खड़े हैं और सोर्स ऑफ साउंड भी यही है, तो आप यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड से वेव जो सी जाएँ टकरा के वापस आएँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 34 मीटर होना चाहिए।
अगर ये इधर जाना और आने का टोटल डिस्टेंस 34 मीटर होना चाहिए, तो इधर से लेके इधर तक सिर्फ जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। मतलब क्या कहने का ये है कि सोर्स ऑफ साउंड से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फिर इस 34 मीटर से क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। और अगर आप उसका हाफ करें तो आपके पास एस आ जाएगा, एस डैश को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 17 मीटर आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स ऑफ साउंड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका आपस में कम से कम डिस्टेंस अगर 17 मीटर होगा तो क्लियर इको जो है वो आपको सुनाई देगी। हम अक्सर इतना डिस्टेंस जो है वो नहीं होता क्योंकि हमारा और रिफ्लेक्टिंग बॉडी का, तो इसलिए फिर हमें क्लियर इको भी सुनाई नॉर्मल जो हम गुफ्तगू करते हैं उसके अंदर सुनाई नहीं देती। तो ये बेटे एक कंडीशन है कि जब तक साउंड का सोर्स जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 17 मीटर के डिस्टेंस पे नहीं होगा या इससे ज़्यादा पे नहीं होगा तो हमें क्लियर इको भी सुनाई नहीं देगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है, सीरीज टेस्ट के अंदर, बोर्ड के अंदर। कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू हियर अ क्लियर इको। तो बेटा ये कह रहा है कि आपने वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है किस किस के दरमियान में, ऑब्स्टेकल और सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान में। ऑब्स्टेकल से मुराद क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि रुकावट का बायस बनेगी यहाँ पे। अच्छा, क्या करने के लिए, टू हियर अ क्लियर इको, क्लियर इको सुनने के लिए। तो बेटा उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन लिख देनी है, ये कैलकुलेशन जो है यही इसका आंसर है। तो इस तरह से इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड साउंड के मुतालिक बेटे आप ये जानते हैं कि साउंड जो है वो लाजमी तौर पे किसी ना किसी मटेरियल मीडियम के थ्रू ही प्रोपोगेट करती हैं। साउंड वेव जो हैं वो किसी ना किसी मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करती हैं, चाहे वो मीडियम जो है वो एयर हो सकती है, वो बेटे लिक्विड भी हो सकता है, या फिर वो कोई सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। मीडियम का होना ज़रूरी है साउंड वेव्स के प्रोपोगेट करने के लिए। लेकिन ये जो इनकी स्पीड है, साउंड की स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट होती है। मतलब एयर के अंदर इसकी स्पीड और होगी, और लिक्विड के अंदर और होगी, सॉलिड के अंदर और होगी। और अगर सिर्फ एक ही मीडियम को डिस्कस कर लिया जाए तो उस मीडियम के अंदर भी टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी वगैरह ये वाले जो फिज़िकल कंडीशंस हैं इनको चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, ये जो v है ये एक्चुअली फॉर स्पीड ऑफ साउंड के लिए है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो बेटे 343 मीटर पर सेकंड आती है। ये स्टैंडर्ड इसकी कुछ कंडीशंस हैं, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को नॉर्मली हम 21 डिग्री सेल्सियस जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये कह रहा है कि चेंज हो जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स पे, कौन कौन से फिजिकल कंडीशंस की वजह से ये चेंज हो जाती है स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाती है। ये एयर के अंदर ही हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एयर के अंदर ही स्पीड ऑफ साउंड जो है ये इन कंडीशंस के चेंज होने से चेंज होती है। टेम्परेचर का फैक्टर है इसके अंदर, प्रेशर है और ह्यूमिडिटी इन द इन्वायरमेंट है। ये चीज़ें चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर आप स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड का स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के साथ कंपैरिजन करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो कम होती है और स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड बेटे ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 5 गुना जो है वो ज़्यादा होती है। यानी कि लिक्विड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है उसका अगर कंपैरिजन आप स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड से किया जाए तो सॉलिड्स के अंदर क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा साउंड वेव्स को। तो इसलिए वहाँ पे जो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड है वो भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा होती है, बल्कि इसके अंदर तो लिक्विड से भी ज़्यादा स्पीड होती है। और ये एयर के अंदर जो स्पीड है साउंड की उससे 15 गुना 15 टाइम्स ग्रेटर स्पीड है बेटे, किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कम होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड उससे ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, 5 टाइम्स ग्रेटर होती है। और स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज़्यादा होती है, कितनी ज़्यादा, 15 टाइम्स ग्रेटर, किससे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से। जी, तो ये तो था
स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। अब हमारे पास एक नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के लिए बेटे नॉइज़ पोल्यूशन का जो आर्टिकल है इसके अंदर दो डेफिनेशंस आपने इस टॉपिक के अंदर से खुद ढूंढ लेनी है, आपको मिल जाएंगी। एक है म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन और दूसरी है नॉइज़ की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ साउंड्स ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की होती हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं या जो जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का रिदम और बेटे फ्रीक्वेंसी की जो चेंज है वो बड़ी रेगुलर पैटर्न के ऊपर होती है। ऐसी साउंड जो उनसी हैं वो हमें अच्छी लगती है। इसके अंदर तिलावत कुरान पाक भी हो सकती है, कोई नात भी हो सकती है, आपका पसंदीदा कोई म्यूज़िक भी हो सकता है। तो ऐसी साउंड जो उनसी हैं उनको आप क्या कहते हैं? म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। तो ये ऐसी साउंड्स जिनका आपके कानों के ऊपर एक खुशगवार असर होता है उसको आप म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं। द डिफ़ाइन आप इसको यूँ कर सकते हैं जी, द साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद बेटे नॉइज़ की डेफिनेशन भी बुक के अंदर दी हुई है, उसी पैराग्राफ के अंदर नीचे मिल जाएगी आपको। नॉइज़ किस किस्म की साउंड को कहते हैं? ये ऐसी आवाज़ होती है जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। मसलन आप रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं तो ट्रेन का हॉर्न या ट्रेन आपके पास से गुजरती है तो ट्रेन की जो गड़गड़ाहट है या उसकी जो अजीबोगरीब आवाज़ है वो आपके कानों को बुरी लगेगी। इसी तरह से कुछ बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, बसेस के हॉर्न्स, गाड़ियों के जो हॉर्न्स हैं या ट्रैफिक का जो शोर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके कानों को अच्छी नहीं लगती। तो उनको हम यूँ नॉइज़ को बेटे इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, द साउंड्स विच हैव जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, दे आर नोन एज नॉइज़। नॉइज़ जो है इसकी वजह से ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है और इसकी वजह से हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है, हमारे इंसानों की भी और जानवरों की भी जो हेल्थ है वो भी बेटा इफ़ेक्ट होती है इससे। और डिफरेंट जो ज़्यादा नॉइसी एरियाज़ होते हैं शहर के, वहाँ पे लोग डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का भी शिकार हो जाते हैं। यानी कि आप यूँ कह लें कि जो नॉइज़ है इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं फिर आगे। तो आपकी बुक के अंदर वो कुछ इसकी डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं बेटे, मैं वो यहाँ से जस्ट एक दफ़ा बोल देता हूँ तो आपने उस पैराग्राफ को जो है वो याद कर लेना है। अच्छा, नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हियरिंग लॉस। इंसान जो है उसके कान जो हैं वो ऊंचा सुनना शुरू कर देता है। स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है उस बंदे को। एग्रेशन जो है ये आ जाता है। हाइपरटेंशन का शिकार रहता है वो बंदा। हाई स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बेटा उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नॉइज़ कैन आल्सो काज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। आजकल जो ड्राइविंग के दौरान में ये मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेशन जो है उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो बेटा ये जो मैंने नेगेटिव इफेक्ट्स बोले हैं ये इनमें से आपको 3 से 4 जो है वो याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन याद करनी है, नॉइज़ की डेफिनेशन याद करनी है और जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाए हैं इनमें से आपने कोई 3 से 4 नेगेटिव इफेक्ट्स उनसे हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।